एमपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। यह टॉपिक लगभग 4 से 5 वीडियो में कवर होगा। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और इस टॉपिक को हम डिटेल से हर एक पॉइंट को देखते हुए बिल्कुल तरीके से विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप को विस्तृत तरीके से। ऑल एमपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है और यह देश के कुल भाग के लगभग 9.38% क्षेत्रफल, और यह देश के लगभग कितने कुल भाग के लगभग 9.38% क्षेत्रफल अर्थात 307.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में, अर्थात 307.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राज्य को भरपूर वन संपदा मिली है, जबकि सकल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 25.21% क्षेत्रफल पर वन है। तो आपको याद रखना है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? देश का दूसरा बड़ा राज्य है और यह देश के कुल भाग के लगभग 9.38% क्षेत्रफल अर्थात 307.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आपसे कभी भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 9.38%। इसके अलावा 307.56 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। राज्य को भरपूर वन संपदा मिली है, जबकि सकल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 25.21% क्षेत्रफल पर क्या है? वन है। मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 11 कृषि जलवायु क्षेत्र और 5 फसल क्षेत्र हैं। यह राज्य इसके घने एवं विस्तृत वन संसाधनों से के लिए भी प्रसिद्ध है। तो वन संसाधनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे इसको हम। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और यह देश के कुल भाग के लगभग 9.38% क्षेत्रफल अर्थात 307.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राज्य को भरपूर वन संपदा मिली है, जबकि सकल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 25.21% क्षेत्रफल पर वन है। मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र और 5 फसल क्षेत्र हैं। यह राज्य इसके घने एवं विस्तृत वन संसाधनों से के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं भौगोलिक परिदृश्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश को हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं आगे। वन संपदा के 3 मुख्य भाग हैं। तो वन संपदा के कितने भाग हैं? वन संपदा के 3 मुख्य भाग हैं, जिनमें सागौन वन काफ़ी महत्वपूर्ण वन और काफ़ी महंगे होते हैं इनके वृक्ष। इसके बाद साल वन एवं अन्य विविध वन। तो कितने प्रकार के हैं वन संपदा को? 3 मुख्य भाग, सागौन वन, साल वन एवं अन्य विविध वन। बांस आच्छादित क्षेत्र भी राज्य में दूर दूर तक फैला है। मध्य प्रदेश में बांस भी बहुत ज़्यादा हैं, जो काफ़ी फैले हुए हैं। इसके अलावा तांबा अयस्क, मैंगनीज अयस्क, चूना पत्थर, कोयला एवं लौह अयस्क मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिजों में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त एल्यूमिनियम अयस्क भी राज्य में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में एल्यूमिनियम अयस्क भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश का लौह अयस्क उच्च श्रेणी का माना जाता है, यानी काफ़ी अच्छा माना जाता है। और पन्ना क्षेत्र विश्व स्तर पर हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का लौह अयस्क किस श्रेणी का है? तो मध्य प्रदेश का लौह अयस्क उच्च श्रेणी का है और मध्य प्रदेश में पन्ना क्षेत्र विश्व स्तर पर हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक बार फिर से रिवाइज करते हुए चलेंगे। वन संपदा के 3 मुख्य भाग हैं, एक सागौन वन, साल वन एवं अन्य विविध वन। इसके अलावा बांस आच्छादित क्षेत्र भी
राज्य में दूर दूर तक फैला हुआ है। तांबा अयस्क, मैग्नीज अयस्क, चूना पत्थर, कोयला एवं लौह अयस्क मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिजों में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त एल्यूमीनियम अयस्क भी राज्य में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का लौह अयस्क उच्च श्रेणी का है और पन्ना क्षेत्र विश्व स्तर पर हीरा उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश का धरातल समतल, पहाड़ी एवं विभिन्न ऊंचाइयों की भूमि। तो मध्य प्रदेश का धरातल कैसा है? समतल। इसके अलावा पहाड़ी एवं विभिन्न ऊंचाइयों की भूमि, घाटियों एवं जल क्षेत्रों से भरा हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से इसको गढ़ क्षेत्र, मालवा पठार, सतपुड़ा रेंज, नर्मदा घाटी एवं छत्तीसगढ़ के मैदानों में विभाजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश का धरातल कैसा है? मध्य प्रदेश का धरातल समतल, पहाड़ी एवं विभिन्न ऊंचाइयों की भूमि, घाटियों एवं जल क्षेत्रों से भरा हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से इसको गढ़ क्षेत्र, मालवा पठार, सतपुड़ा रेंज, नर्मदा घाटी एवं छत्तीसगढ़ के मैदानों में विभाजित किया गया है। राज्य में सतपुड़ा, विंध्याचल एवं मैकाल की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो राज्य में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? राज्य में सतपुड़ा, विंध्याचल एवं मैकाल की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसके अलावा राज्य के केंद्रीय भाग से गुजरती हुई नर्मदा नदी राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। तो राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी मानी जाती है? नर्मदा नदी मानी जाती है। इसके अलावा अन्य मुख्य बारहमासी नदियों में माही, चंबल, काली सिंध। तो अन्य मुख्य नदियों में कौन कौन है? माही है, चंबल है, काली सिंध है, बेतवा है, सोन है, कैन है और पेंच है। तो अन्य नदियों में माही, चंबल, काली सिंध, बेतवा, सोन, कैन और पेंच और ताप्ती नदियाँ सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति। तो मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति 21/6 उत्तरी अक्षांश से 26/3 उत्तरी अक्षांश तक तथा 74/9 पूर्वी देशांतर से 82/48 पूर्वी देशांतर के मध्य में है। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? 21/6 उत्तरी अक्षांश से 26/3 उत्तरी अक्षांश तथा 74/9 पूर्वी देशांतर से 82/48 पूर्वी देशांतर के मध्य में है। प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,08,244 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इन आंकड़ों को। मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26/3 उत्तरी अक्षांश तक तथा 74/9 पूर्वी देशांतर से 82/48 पूर्वी देशांतर के मध्य में है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,244 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,244 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। आइए देखते हैं इसके आगे। इसका पूरब से पश्चिम विस्तार 870 किलोमीटर है। तो मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार कितना है? 870 किलोमीटर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तथा उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है। यह भी कई बार पूछा जा चुका है कि पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? तो 870 किलोमीटर है। तथा उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 605 किलोमीटर है। प्रदेश की उत्तरी सीमा किस नदी के द्वारा तय होती है? तो प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी तथा दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी द्वारा बनती है। तो प्रदेश की उत्तरी सीमा आपसे पूछा जा सकता है, उत्तरी सीमा किसके द्वारा बनती है? तो चंबल नदी के द्वारा। इसके अलावा दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है। पश्चिमी तथा पूर्वी सीमाएं
क्रमशः गुजरात एवं मैकाल कैमूर श्रेणियों के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो पश्चिमी सीमा किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा, तथा पूर्वी सीमा मैकाल कैमूर की श्रेणियों द्वारा निर्धारित की जाती है। कर्क रेखा नर्मदा नदी के समांतर प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटते हुए, कौन सी रेखा? कर्क रेखा नर्मदा नदी के समांतर प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटते हुए 14 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से गुजरती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों के साथ मिलती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है? 5 राज्यों के साथ मिलती है। और यह कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 14 जिलों से गुजरती है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से? 14 जिलों से गुजरती है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा चुका है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटती है? दो बराबर भागों में। किसके समांतर चलती है? नर्मदा नदी के समांतर। और मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो 5 राज्यों से मिलती है। और कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? तो 14 जिलों से गुजरती है। यह आंकड़े एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य एवं जिले। जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो 5 राज्यों से गुजरती है, और इन राज्यों से मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले लगे हुए हैं या जिन्हें हम सीमावर्ती जिले कहते हैं उनके बारे में जानेंगे। यहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी एमपी का एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। तो उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती जिले मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश से लगते हैं सिंगरौली, मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला उत्तर प्रदेश से लगता है। इसके अलावा सागर है, यह भी उत्तर प्रदेश से लगता है। गुना है, यह भी उत्तर प्रदेश से लगता है। दतिया है, यह भी उत्तर प्रदेश से लगता है। सतना है, यह भी उत्तर प्रदेश से लगता है। रीवा है, यह भी उत्तर प्रदेश से लगता है। सीधी है, शिवपुरी है, पन्ना है, छतरपुर है, भिंड है, टीकमगढ़ है और निवाड़ी है। तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के लगभग 13 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं? तो मध्य प्रदेश के लगभग 13 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं, जिन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। जिनमें सिंगरौली है, सागर है, गुना है, दतिया है, शिवपुरी है, सीधी है, रीवा है, सतना है, पन्ना है, छतरपुर है, भिंड है, टीकमगढ़ है और निवाड़ी है। इसके अलावा देखते हैं मध्य प्रदेश के राजस्थान से लगने वाले ज़िले कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के राजस्थान से लगने वाले ज़िले हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के राजस्थान से लगने वाले ज़िलों में मुरैना है, शिवपुरी है, गुना है, राजगढ़ है, आगर मालवा है, नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, झाबुआ है और श्योपुर है। तो राजस्थान से लगने वाले मध्य प्रदेश के ज़िले भी लगभग 12 ज़िले के लगभग हैं जो राजस्थान से लगते हैं, जिनमें मुरैना है, शिवपुरी है, गुना है, राजगढ़ है, आगर मालवा है, नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, झाबुआ है और श्योपुर है। तो ये ज़िले हैं जो लगभग राजस्थान से लगते हैं। इसके अलावा देखेंगे मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र से लगने वाले ज़िले। तो महाराष्ट्र राज्य से लगने वाले मध्य प्रदेश के ज़िलों में खरगोन है, बड़वानी है, बैतूल है और खंडवा है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट है। तो यह ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र राज्य से लगते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। खरगोन है जो महाराष्ट्र से लगता है, बड़वानी है जो महाराष्ट्र से लगता है, बैतूल है यह भी महाराष्ट्र से लगता है, खंडवा है यह भी महाराष्ट्र से लगता है, छिंदवाड़ा है यह भी महाराष्ट्र से लगता है, सिवनी है यह भी महाराष्ट्र से लगता है, बालाघाट है यह भी महाराष्ट्र से लगता है। इसके अलावा देखेंगे मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य से लगने वाले ज़िले जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से लगने वाले ज़िलों में सीधी है, शहडोल है, बालाघाट है, सीधी है, शहडोल है, बालाघाट है, मंडला है और डिंडोरी है।
तो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से लगने वाले जिलों में सीधी है, शहडोल है, बालाघाट है, मंडला है और डिंडोरी है। तो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं? लगभग 5 ज़िले लगते हैं। और महाराष्ट्र से लगभग कितने ज़िले लगते हैं? लगभग 7 ज़िले लगते हैं। अब देखते हैं हम गुजरात के बारे में। तो मध्य प्रदेश के गुजरात से लगने वाले ज़िले, तो गुजरात से लगने वाले ज़िलों में मध्य प्रदेश के झाबुआ है और अलीराजपुर है। झाबुआ और अलीराजपुर, अलीराजपुर भी झाबुआ से विभाजित होकर ही बना है। तो कौन कौन से ज़िले लगते हैं गुजरात से? झाबुआ और अलीराजपुर। तो मध्य प्रदेश से अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम में, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के भारत के कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं मध्य प्रदेश से लगती हैं? तो आपने देखा उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है और राजस्थान है। इसके अलावा उन राज्यों से मध्य प्रदेश के किन जिलों की सीमाएं लगती हैं? तो अभी आपने देखा हर राज्य और उससे टच होने वाले मध्य प्रदेश के जिले। आइए देखते हैं कुछ और जानकारी मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य के अंतर्गत। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे आपके एक भी प्रश्न छूटने ना पाएँ। कवर करते हुए चलेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंटों को और फैक्टों को। ऑल एमपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखते हैं आगे। भूवैज्ञानिक संरचना। तो मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना को देखेंगे। मध्य प्रदेश की संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो मध्य प्रदेश संरचना की दृष्टि से आपसे पूछा जाएगा किसका भाग है? तो मध्य प्रदेश संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो मध्य प्रदेश संरचना की दृष्टि से किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश का अधिकांशी भाग किसका हिस्सा है? मध्य प्रदेश का अधिकांशीय भाग प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होने के कारण यहाँ विभिन्न कालों की भूवैज्ञानिक संरचना देखने को मिलती है। प्रदेश में निम्न कालों की भूवैज्ञानिक संरचना पाई जाती है। तो हमने देखा मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होने के कारण यह विभिन्न कालों की भूवैज्ञानिक संरचना देखने को मिलती है। प्रदेश में निम्न कालों की भूवैज्ञानिक संरचना पाई जाती है। आइए देखते हैं आगे। तो भूवैज्ञानिक संरचना, इसके अंतर्गत हम देखेंगे आग महाकल्प। युग कौन सा होगा? आग महाकल्प। आग महाकल्प यहाँ साक्ष्य कौन है? बुंदेलखंड का गुलाबी ग्रेनाइट, नीस, सिल और डाइक। तो आग महाकल्प में क्या क्या पाया जाए? बुंदेलखंड का गुलाबी ग्रेनाइट, नीस, सिल्क और डाइक। तो विशेषता क्या है इसकी? पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टान है। कौन सी चट्टान है? पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टान है जिनमें जीवाश्म के अवशेष नहीं मिले हैं। तो पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें हैं और जिनमें जीवाश्म के अवशेष नहीं मिले हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आग महाकल्प युग की हैं। निर्माण तरल लावा के ठंडे तथा पिछले क्षेत्र में निक्षेपण से हुआ है। इनका निर्माण कैसे हुआ? आग महाकाल की चट्टानों का निर्माण तरल लावा के ठंडे होने से तथा पिछले क्षेत्र में निक्षेपण से इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इनकी विशेषता है। इसके बाद देखते हैं धारवाड़ समूह। धारवाड़ समूह के युग में देखेंगे बालाघाट की चिल्पी श्रेणी की चट्टानें वगैरह इसमें आती हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा की सौसा श्रेणी और बुंदेलखंड की बिजावर श्रेणी धारवाड़ समूह के अंतर्गत आती है। इनकी विशेषताएं क्या हैं? इनका निर्माण आग महाकल्प की चट्टानों के अपरदन से निकले पदार्थों द्वारा हुआ है। धारवाड़ समूह का निर्माण आपसे पूछा जा सकता है कैसे हुआ है? तो इनका निर्माण आग महाकल्प की चट्टानों के अपरदन में निकले पदार्थों के द्वारा हुआ है। इसके अलावा चट्टानें फाइलाइट, सिस्ट तथा स्लेट के रूप में प्राप्त होती हैं। चट्टानें किस रूप में प्राप्त होती हैं? सिस्ट तथा स्लेट के रूप में प्राप्त होती हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे आग महाकल्प। तो आग महाकल्प क्या है? इसके अंतर्गत बुंदेलखंड का गुलाबी ग्रेनाइट, नीस, सिल और डाइक इसके अंतर्गत आते हैं। जो पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टान है, आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें कौन है? तो पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें आग महाकल्प की चट्टानें जिनमें जीवाश्म आग महाकल्प युग की
और जिनमें जीवाश्म के अवशेष नहीं मिले हैं। निर्माण तरल लावा के ठंडे होने से हुआ है इनका निर्माण, तथा पिछले क्षेत्र में निक्षेपण से भी इनका निर्माण हुआ है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है धारवाड़ समूह। तो बालाघाट की चिल्पी श्रेणी इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा छिंदवाड़ा की सौसर श्रेणी इसी के अंतर्गत आती हैं, और बुंदेलखंड की बिजावर श्रेणी यह भी धारवाड़ समूह के अंतर्गत आती हैं। इनका निर्माण आग महाकल्प की चट्टानों के अपर्दन में निकले पदार्थों द्वारा हुआ है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? इनका निर्माण आग महाकल्प की चट्टानों के अपर्दन में निकले पदार्थों द्वारा हुआ है। चट्टानें फाइलाइट सिस्ट तथा स्लेट के रूप में प्राप्त होती हैं। चट्टानें किस रूप में प्राप्त होती हैं? फाइलाइट सिस्ट तथा स्लेट के रूप में प्राप्त होती हैं। इसके बाद देखेंगे पुराना संघ। पुराना संघ में आती हैं पन्ना ग्वालियर की बिजावर श्रेणी। पन्ना और ग्वालियर की बिजावर श्रेणी इसके अंतर्गत कैमूर भांडेर और रीवा श्रेणी भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो पुराने संघ के अंतर्गत क्या आता है? पन्ना ग्वालियर की बिजावर श्रेणी तथा कैमूर भांडेर और रीवा श्रेणी। तो पुराने संघ के अंतर्गत पन्ना ग्वालियर की बिजावर श्रेणी, कैमूर, भांडेर और रीवा श्रेणी आती हैं। पुराना संघ का विभाजन कुंडप्पा विंध्यनशैल समूह। कुंडप्पा चट्टानों पर अंतः भौतिक दिशाओं का प्रभाव नहीं है। तो पुराना संघ का विभाजन किसमें? कुंडप्पा विंध्यनशैल समूह एवं कुंडप्पा चट्टानों पर अंतः भौतिक दिशाओं का प्रभाव नहीं है। इसके बाद देखते हैं आर समूह। तो आर समूह के बारे में देखेंगे। आर समूह सतपुड़ा एवं बघेलखंड में विस्तृत कोयला घाटी यह इसके अंतर्गत आते हैं। सतपुड़ा एवं बघेलखंड में विस्तृत कोयला घाटी। इसके बाद देखेंगे इसकी विशेषता। आरंभिक कार्बेनिफेरस से नूतन युग। तो आरंभिक कार्बेनिफेरस से नूतन युग तक की चट्टानें इसमें शामिल हैं। आरंभिक कार्बेनिफेरस से नूतन युग तक की चट्टानें इसमें शामिल हैं। इस सेल समूह से गोंडवाना सेल समूह का निर्माण हुआ है। तो इस सेल समूह से आर से किसका निर्माण हुआ है? इस सेल समूह से गोंडवाना सेल समूह का निर्माण हुआ है। इसके 3 भाग हैं। गोंडवाना के कितने भाग हैं? लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और अपर गोंडवाना। तो गोंडवाना समूह के कितने भाग हैं? गोंडवाना सेल समूह के 3 हैं। लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और अपर गोंडवाना। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है आर समूह के अंतर्गत क्या आता है? तो सतपुड़ा एवं बघेलखंड में विस्तृत कोयला घाटी जो आर समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आरंभिक कार्बेनिफेरस में नूतन युग तक की चट्टानें शामिल है। इस सेल समूह से गोंडवाना सेल समूह। आपसे पूछा जा सकता है कि गोंडवाना सेल समूह कितने भाग में है? तो गोंडवाना सेल समूह 3 भागों में, लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और अपर गोंडवाना समूह। इसके बाद देखते हैं क्रेटासस कल्प। तो क्रेटासस कल्प में बाघ, लमेटा, मालवा पठार के ज्वालामुखी संस्तर इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्रेटेसस काल में क्या आते हैं? बाघ, लमेटा, मालवा पठार के ज्वालामुखी संस्तर इसके अंतर्गत आते हैं क्रेटेसस कल्प में। इसके अंतर्गत नर्मदा घाटी में नदी तथा एसेंसुरी के निक्षेपण से बने सेल प्राप्त चट्टानों में जीवाश्मों के अवशेष मिलते हैं। तो क्रेटेसस कल्प में क्या मिलता है? नर्मदा घाटी में नदी तथा एसेंसुरी के निक्षेपण से बने सेल प्राप्त होते हैं और चट्टानों में जीवाश्मों के अवशेष पाए जाते हैं। तो यह क्रेटेसस कल्प की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको एग्जामों में डायरेक्ट ही देखने को मिल जाती हैं। तो ऑल एमपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस टॉपिक को हम आगे के कुछ वीडियो में कवर करेंगे, जो लगभग 4 से 5 वीडियो में यह टॉपिक पूरा कवर होगा। हर वीडियो में हम टॉपिक को डिटेल से और विस्तृत तरीके से बड़े आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, जिस प्रकार कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो पाए और कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। इसलिए हम बहुत ही डिटेल से और रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो ऑल एमपी चैनल में आप सभी का स्वागत है और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।